जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी के अध्याय 9 अर्थात संज्ञा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें संज्ञा के साथ साथ संज्ञा के विकारक तत्व, लिंग वचन कारक से संबंधित वो सभी प्रश्नों को समाहित किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस अध्याय में कुल 265 प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें से आज हम लोग सब 100 प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। इसके पश्चात फिर दूसरी क्लास में 100 प्रश्न और अंतिम क्लास में 65 प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। इस प्रकार से इस अध्याय को हम लोग कुल 3 क्लासेस में समाप्त करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ज्यादती भाववाचक संज्ञा का विशेषण रूप क्या होता है। ज्यादती एक भाववाचक संज्ञा है जिसका विशेषण रूप बताना है क्या होगा, तो इसका विशेषण होता है ज़्यादा। क्या होगा? ज़्यादा। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होता है। ग्रामीण शब्द का संज्ञा रूप क्या होगा। अब चूँकि ग्रामीण शब्द विशेषण है और ये किस संज्ञा शब्द से बना है ये बताना है, तो ये ग्राम संज्ञा शब्द से बना है ग्रामीण। भाववाचक संज्ञा, अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। लालिमा, निराश, अनुच्छेद या विवाह। तो दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो लालिमा शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखें कि जिन शब्दों के अंत में इमा प्रत्यय लगा होता है अधिकांशतः वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। नदी संज्ञा का कौन सा भेद है। नदी, पर्वत, झील, नहर, झरना आदि सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो नदी में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है कि यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। यमुना किसी नदी का नाम है और जब किसी नदी, पर्वत या झील के नाम का बोध हो तो वहाँ पर सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो नदी में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर यहाँ पर केवल नदी शब्द पूछा गया होता, जैसे चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। मिठास, मिठाई, मीठा या मीठी। भाववाचक संज्ञा में हमेशा या आस प्रत्यय लगा होता है। तो अब चूँकि मिठाई शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है और इसमें आस लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अगर मीठी की बात करें तो मीठी शब्द क्या है? विशेषण है। और मिठाई की बात करें तो मिठाई एक प्रकार से मिठाई और मीठा, मिठाई तो द्रव्यवाचक संज्ञा है लेकिन मीठी और मीठा दोनों विशेषण होंगे। कच्छा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में किस श्रेणी में आता है। कच्छा शब्द हिंदी के भेदों में किस श्रेणी में आता है ये बताना है। तो कच्छा जो कि एक समूह को व्यक्त कर रहा है, तो कच्छा शब्द जो है यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि एक मिनट, हाँ, समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। समिति जो कि आप सभी को पता है कि एक से अधिक लोगों से मिलकर बनती है, तो ये भी एक समूह का बोध कराएगी, इसलिए समिति में कौन सी संज्ञा होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। लिखा कि संज्ञा शब्द
कावेरी का भेद क्या है? संज्ञा शब्द है कावेरी। कावेरी में कौन सा संज्ञा होगी? कावेरी चूँकि एक नदी का नाम है इसलिए यहाँ पर संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये दक्षिण भारत में गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसकी पवित्रता के कारण और इसकी आध्यात्मिक महत्व के कारण यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। बहरहाल संज्ञा शब्द कावेरी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा का भेद बताना है। पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु या बंधुत्व। ध्यान रखें यहाँ पर जो बंधुत्व शब्द होगा ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अभी हमने चर्चा किया है कि जिन शब्दों में त्वा प्रत्यय लगा हो लास्ट में, ध्यान देंगे इस बात का कि जिन शब्दों के अंत में त्वा प्रत्यय लगा होता है वो सदैव भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। तो ध्यान रखें अगर लास्ट में त्वा है तो वो भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बताना है। होली, पूर्व, कौवा या हिमालय। होली एक पर्व का नाम है, पूर्व एक दिशा का नाम है और हिमालय एक पर्वत का नाम है। अब चूँकि किसी व्यक्तिगत नाम से अगर किसी को जाना जा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जो कौवा शब्द यहाँ पर आया था ये कौवा जाति को समझा रहा, बोध करा रहा है, तो कौवा कैसी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, यह जातिवाचक संज्ञा होगी। इसको ध्यान रखिएगा। कौन संज्ञा होगी? ये जातिवाचक संज्ञा होगी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? सूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शौर्यता, शौर्य, सूरपन या सूरवीरता। तो सूर का भाववाचक संज्ञा क्या होती है? शौर्य होती है। अगला प्रश्न है कि मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? प्रश्न है कि मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी बताना है। विकल्प देख लेते हैं। मना की भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से विकल्प हैं? पहला है मन, दूसरा है मानस, तीसरा है मनाही और चौथा है मनसा। तो मना शब्द का विशेषण बताना है। मानस, मन, मनाही या मनसा। इसमें बताना कि कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो मनाही शब्द कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा होगी। मना का भाववाचक संज्ञा होगी मनाही। यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। सेंटेंस पर ध्यान देंगे। वह इनमें से एक को जानता है। इसमें किसका प्रयोग संज्ञा के रूप में किया गया है? एक, इनमें, है, वह। तो इसमें संज्ञा के रूप में एक का प्रयोग हुआ है। वह इनमें से एक को जानता है। तो एक किस रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है? संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्या इसमें क्रियार्थक संज्ञा होगी? मंत्री जी, व्यवस्था कीजिए या ठहरने की। तो ध्यान रखिए इसमें जो क्रियार्थक संज्ञा होगी वो ठहरने होगी। चूँकि व्यवस्था कीजिए, किस बात की व्यवस्था करना है? ठहरने की। ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी वाक्य में कोई क्रिया संज्ञा के रूप से व्यवहार करे तो उसको क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। तो जैसे ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। जैसे कह दिया जाए टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो टहलना क्या है? क्रिया, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है तो एक वाक्य में एक कर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ठहरना क्या होगा? क्रियार्थक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा को दर्शाता है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब चंद्रगुप्त चूँकि एक शासक के नाम के बारे में बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी चंद्रगुप्त में कौन सी संज्ञा होगी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या
इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त कई मिलते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, जो कि चंद्रगुप्त किसी एक शासक के नाम है। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर भाव पर दिया जाएगा। अगर केवल इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर, अच्छा प्रश्न है ये। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, इतिहास में कुल जानकारी में 3 चंद्रगुप्त मिलते हैं, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये तीनों चंद्रगुप्तों को बोध करा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर केवल चंद्रगुप्त पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा होगी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो ये चंद्रगुप्त शब्द जो आकर के कई चंद्रगुप्तों का बोध कराने लगा है, इसलिए अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, बल्कि यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जैसा कि इस प्रश्न में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ था। लेकिन अगर केवल पूछे कि चंद्रगुप्त में कौन सी संज्ञा होगी, तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ पर व्यक्तिवाचक होगी। बहरहाल इसका उत्तर होगा डी ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से कौन से शब्द बनाए जाते हैं? कारक, पुल्लिंग, भाववाचक या वचन? तो ध्यान रखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना की जा सकती है। किसके किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अव्यय के आधार पर। तो इन 5 पदों से ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। अभी हम लोग आगे इस प्रश्न को देखेंगे भी। अगला है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इसमें कौन सी संज्ञा किस रूप में परिवर्तित हो रही है? जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भाववाचक से जातिवाचक, या व्यक्तिवाचक से भाववाचक, या जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, या व्यक्तिवाचक से जातिवाचक? तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहले तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो रही है। अब चूंकि गांधी जी एक शब्द है गांधी, तो गांधी शब्द क्या है? महात्मा गांधी को बोध करा रहा है। और राष्ट्रपिता कहा गया, तो राष्ट्रपिता चूंकि ये एक कॉमन वर्ड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का रूप में आ जाएगी राष्ट्रपिता शब्द। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न क्या पूछा गया था कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इसमें कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक। तो ये राष्ट्रपिता जो शब्द था ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन है 20 नंबर की, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, अमीरी, कमल, सुंदरता या करुणा। तो इसमें जो कमल शब्द आया था ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि यह एक
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकती है क्योंकि यह एक फूल का नाम है, या इसको आप जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रख सकते हैं। कमल एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह एक फूल की जाति है, प्रजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 21 नंबर की फिसलन है। फिसलन कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रियापद या विशेषण? तो फिसलन शब्द ध्यान रखेंगे, यह एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? मनुष्यता शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा कि तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग क्या होगा? आइए विकल्प देख लेते हैं। तन शब्द का लिंग क्या होगा? उभयलिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो तन शब्द में ध्यान रखेंगे यह कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अगला, से अलगाव किस विभक्ति का बोध चिन्ह है? से अलगाव के सेंस में आ रहा है तो ध्यान रखेंगे ये अपादान कारक का बोध कराएगा, अर्थात से विभक्ति अपादान कारक की होती है। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। कक्षा, प्रत्येक, प्राण या आंसू? ध्यान रखेंगे प्रत्येक शब्द हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि अगर बात करें कक्षा की, प्राण की और आंसू की तो ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें कक्षा का प्रयोग नहीं होगा, इसमें प्राण और आंसू बहुवचन के रूप में आएंगे, लेकिन प्रत्येक शब्द का बहुवचन नहीं होता, यह सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जा गया है? वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 2 आधार पर किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कितने आधार पर किया जाता है? तो 2 आधार पर करते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। यदि पूछे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर अगर पूछे कि वाक्य के भेद कितने होते हैं तो कुल 8 भेद होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं तो इसका उत्तर होगा 3। कौन कौन से वाक्य? एक होता है साधारण वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य। तो ध्यान रखेंगे कि जो रचना के आधार पर होते हैं वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, मनाही, खुशी या विद्वता? कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो सोना शब्द आया था ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। शेष मनाही बात करें, खुशी और विद्वता, ये तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधित, क्रोधी या क्रुद्ध? तो इसमें जो क्रोधी शब्द था ये तो विशेषण हो जाएगा। क्रुद्ध, क्रोधित, क्रोध शब्द जो होगा ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, अर्थात भाववाचक संज्ञा होगी। ध्यान रखेंगे बल्कि जो क्रोधित, क्रुद्ध और क्रोधी ये तीनों शब्द विशेषण थे। अगला प्रश्न है कि दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। दूध किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? दूध द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं? सेना, कुंज, परिवार, यौवन, लोभ, मोह, लड़का, मित्र, पंडित, हिमालय, होली या नर्मदा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो यौवन, लोभ, मोह ये तीनों जो शब्द दिए गए थे ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आता है? अब चूंकि लड़का एक प्रकार से एक जाति का बोध करा रहा है,
इसलिए लड़का शब्द कैसा होगा, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा ये। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बुढ़ापा शब्द किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समुदायवाचक? ध्यान रखेंगे जो बुढ़ापा शब्द होता है ये भाववाचक संज्ञा का बोध कराता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है। पेड़, मिठास, सुंदरता या चतुराई, इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा होगी? तो यदि बात करें मिठास की तो ये भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता की बात करें तो सुंदरता एक प्रकार से ये भी भाववाचक संज्ञा है। चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है। पेड़ शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सेना, दल, सभा। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द कौन सी संज्ञा का बोध कराती हैं? तो ध्यान रखिए कि ये सभी शब्द एक समुदाय का बोध करा रही हैं, इसलिए इन सभी शब्द एक ही संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक एक मिनट, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है यह आपको बताना है। तो शिक्षक एक, ध्यान रखें, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, राज्यपाल, राष्ट्रपति, जितने भी प्रशासनिक पद होते हैं, राजनैतिक पद होते हैं या जो भी प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सभी सदैव जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आए हैं? इन विकल्प का अध्ययन करते हैं। कौन सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आए हैं ये बताना है आप सभी को। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह, मिठास, धैर्य, चालाक, उदासी या सूर्य, जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा। इसमें से वह विकल्प का चयन करना है, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये चारों शब्द भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 37 नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? लखनऊ, आम, बुढ़ापा, रामचरितमानस, राम और गंगा। ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखें इसमें सभी शब्द, राम किसी व्यक्ति का नाम है, जबकि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है और गंगा एक नदी का नाम है। इसलिए ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 38 है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? ध्यान रखेंगे राज्यपाल, अभी बताया कि जितने भी प्रोफेशन होते हैं, चाहे वो राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, शिक्षक हो, वकील हो, अभियंता हो, डॉक्टर हो, वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? लड़का, पेड़, मित्रता या भारत? कौन सी भाववाचक संज्ञा है इसमें? तो ध्यान रखें जो मित्रता शब्द होगा ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जबकि लड़का, पेड़, ये दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जबकि भारत एक देश का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है?
कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है बताना है। सुंदर, जवान, मनुष्य या बालक, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है ये बताना है। तो जवान, बालक और मनुष्य ये तीनों शब्द जो थे जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे थे, जबकि सुंदर शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यह सुंदर शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि गरीबों की सहायता करो में जो गरीब शब्द है क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है या विशेष है। तो गरीब एक पूरे जाति वर्ग को बता रहा है, ध्यान रखें। तो गरीब शब्द कैसा होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में रेखांकित शब्द किसका उदाहरण है। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जहाँ पर अप्रत्यय हो जाए, जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, मिठास है, इस प्रकार के शब्दों में हमेशा भाववाचक संज्ञा होती है। तो बुढ़ापा में कैसी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस प्रकार की संज्ञा होगा। लड़का दौड़ता है तो लड़का किस प्रकार की संज्ञा होगी, अभी चर्चा कर चुके हैं कि लड़का एक जाति को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि कथन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो कथन मतलब वाक्य, कथन का आशय यहाँ किससे है, वाक्य से है। पूछ रहा है कि वाक्य किसके लिए प्रयोग होते हैं, विशेषण के लिए, अलंकार के लिए, सर्वनाम के लिए कि संज्ञा के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा कि संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। 45 लिखा कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं, विशेषण के, विशेष्य के या कारक के या विकृत अव्यय के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कारक के। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसके भी लिंग बदलते हैं संज्ञा व सर्वनाम के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि कारक भी एक विकारक तत्व होते हैं जो संज्ञा के विकारक के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 46 में क्या लिखा है कि कौवा का स्त्रीलिंग, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे का होना चाहिए था। लिखा है कौवा का स्त्रीलिंग निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा के अंत में ई प्रत्यय लगाते हैं, कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं या कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो कौवा का स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखेंगे कौवा शब्द का लिंग निर्धारण करने में मादा कौवा और नर कौवा का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग निर्धारण नर और मादा शब्दों को लगा करके किया जाता है, जैसे छिपकली शब्द है तो इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो नर छिपकली हो जाएगी, जबकि छिपकली क्या है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंत्री शब्द, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 47 है कि मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा। मंत्री शब्द पुल्लिंग होता है। अब अगर आपको लिंग पहचानना है तो सदैव आप एक बात का ध्यान रखेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे मंत्री जी आए हैं, तो आए हैं मतलब क्या है, अगर आई हैं तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाता, क्योंकि मंत्री जी आए हैं तो पुल्लिंग होगा। पहचानने का सबसे सटीक तरीका है कि आप वाक्य प्रयोग करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग के होते हैं। अगर हम कुछ अपवाद को छोड़ दें तो अधिकांश वर्णमाला के जितने शब्द होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। कुछ अपवाद हैं, जैसे कौन कौन से अपवाद में आते हैं, एक छोटी ई आता है, एक बड़ी ई आता है।
बाकी सभी शब्द जितने होते हैं अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? जैसे एक शब्द होता है, आप लोग को पता होगा, भेड़ शब्द। तो भेड़ चर रही है, इसका मतलब भेड़ क्या है? स्त्रीलिंग है। और अगर भेड़ में आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा? भेड़ में आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भेड़ में आ जोड़ेंगे तो भेड़ा बन जाएगा। तो भेड़ा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। प्रश्न यही पूछा गया था कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय जोड़ करके उसका पुल्लिंग बनाया गया है, तो भेड़ा शब्द। ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं? ध्यान रखिएगा, हिंदी में वचन कितने होते हैं? वचन केवल होते हैं हिंदी में दो, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में वचन होते हैं तीन। कौन कौन से वचन होते हैं संस्कृत में? एक होता है एक वचन, एक होता है द्विवचन और एक होता है बहुवचन। तो ये संस्कृत के लिए है, लेकिन हिंदी में चूंकि पूछा गया है तो इसमें होते हैं दो वचन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51 है कि मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वे, ये सब। तो मैं चलती थी में जो मैं शब्द आया है यहाँ पर, इसका बहुवचन बताना है आपको। तो मैं का बहुवचन होता है हम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? पहली चीज़ तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि इकारांत शब्द होते क्या हैं। इकारांत संज्ञा कहते किसको हैं? जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा होगी उनको इकारांत बोलेंगे। जिनमें छोटी ई होगी उनको इकारांत बोल देंगे। जिनमें छोटा ऊ होगा उनको उकारांत बोलेंगे। जिनमें बड़ा ऊ होगा उनको उकारांत बोलेंगे। जिनमें बड़ा आ होगा उनको आकारांत बोलेंगे। जिनमें छोटा आ होगा उनको अकारांत होंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इकारांत संज्ञा का मतलब क्या होता है। अब आइए प्रश्न को देखते हैं। लिखा कि इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? अंतिम स्वर के बाद में या लगा देते हैं, अंतिम स्वर को हटा करके या लगा देते हैं, या ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। तो आप सभी को बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ई ह्रस्व स्वर करके, ई को हटा करके ह्रस्व स्वर करके अंतिम में या लगा देते हैं। जैसे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे एक शब्द हमने ले लिया नदी। तो नदी में क्या था? आप देखिए, नदी में लास्ट में बड़ी ई थी, तो ये इकारांत शब्द था। अब इसका हमें बनाना क्या है? बहुवचन बनाना है। तो अब यहाँ पे लगा देंगे या, तो क्या बन जाएगा? नदियाँ। तो ह्रस्व हो करके उसके लास्ट में या लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं कि हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा में प्रत्यय लगाए जाते हैं? हिंदी, अरबी, फारसी या उर्दू? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्दू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग क्या होगा? जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होगा वो सदैव कैसे होंगे? वो स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, चिकनाहट शब्द। क्या सुना होगा? चिकनाहट। तो चिकनाहट में लास्ट में क्या है? हट शब्द आ गया है। तो इसकी चिकनाहट बहुत अच्छी लग रही है। तो अच्छी लग रही है, इसका मतलब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है वो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए, 55 देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 लिखा है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से का विशेषण रूप क्या होगा? पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से
काला, ध्यान रखिएगा, काला विशेषण काला विशेषण का क्या रूप होगा? तो सीधी सी बात है, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने पर काला का बन जाएगा काली। जैसे काला कुत्ता होता है या काला बैल होता है, लेकिन अगर जब इसका लिंग चेंज करेंगे तो काली गाय हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? अभी हम लोग पिछले चर्चा कर चुके हैं इसमें कि जो बताया था कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, तो ध्यान रखेंगे भाववाचक संज्ञा बनती है 5 प्रकार से। सर 5 प्रकार से बनती कैसे है, कौन कौन सी? बताया था बेटा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनता है, और किससे बनता है? सर्वनाम से बनता है, और क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। पद के भेद होते हैं 5, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन 5 पदों के अतिरिक्त वाक्य में कोई छठवां पद नहीं होता। तो ध्यान रखेंगे कि भाववाचक संज्ञा हमेशा 5 प्रकार से अर्थात 5 पदों के आधार पर ही बनाई जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। लिखा कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? अब चूंकि हिमालय एक पर्वत का नाम है, इसलिए हिमालय में संज्ञा होगी बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर केवल पर्वत कहा गया होता कौन सी संज्ञा है, तो फिर उसको जातिवाचक संज्ञा कह देते। अगला क्वेश्चन है कि लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का शब्द है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सही होगा ए। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मोहन, लड़का, दिल्ली या बीमारी? तो ध्यान रखेंगे जो बीमारी शब्द है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगर लड़का की बात करें तो लड़का शब्द कैसी संज्ञा है? लड़का शब्द है जातिवाचक संज्ञा। और बात करें दिल्ली की तो ये व्यक्तिवाचक है। दिल्ली और मोहन व्यक्तिवाचक है, लड़का शब्द है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक कौन से होगी? बीमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। व्युत्पत्ति, ध्यान रखेंगे यहाँ पर व्युत्पत्ति हो जाएगा छोटा ऊ। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अगर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है उत्तर 3। सर 3 होते कौन कौन से हैं? आइए जान लेते हैं। एक होता है रूढ़ संज्ञा। कौन सी संज्ञा? रूढ़ संज्ञा। दूसरी होती है बेटा यौगिक संज्ञा, और तीसरी होती है योग रूढ़ संज्ञा। लेकिन अगर यही पूछा होता कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, तो उत्तर होता 5। ऑप्शन नंबर ए सही होता। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो संज्ञा के भेद होते हैं 3। अगर कोई आधार ना पूछे, केवल पूछ ले कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप 5 का चयन करेंगे। ध्यान रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 को दिए गए संज्ञा से सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सम्मिलित कीजिए। विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। चलिए देख लेते हैं। आइए, पहला है पानी, कुंज, जुलाई और मैना। देखिए पानी एक द्रव्य है, तो पानी कैसी संज्ञा होगी बेटा? पानी शब्द होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा शब्द था कुंज। कुंज एक समूह का बोध करा रहा, परिवार का पर्यायवाची होता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जुलाई एक महीने का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और मैना एक पक्षी जाति होती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका चयन करना है। तो 2, 1, 4, 3। आइए देख लेते कहाँ है। 2, 1, 4, 3 किस विकल्प में दिया गया है? 2, 1, 4, 3 विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 62 क्या लिखा है 62 में कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ये बताना है आपको।
कौन समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता? भीड़, कक्षा, सभा या दौड़? तो दौड़ शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? दूध शब्द जो होता है ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। खटाई, मिठाई, ठंड, इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा बताना था तो दूध शब्द क्या होगा? द्रव्यवाचक। बल्कि जो खटाई, मिठाई और ठंड है ये भाववाचक संज्ञा के भेद हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्या लिखा है कि गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? गाय जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषण में से संज्ञा को पहचानिए। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन या आसमानी? इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें संज्ञा कौन सा है? अनुशासन शब्द क्या है? संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा होगी। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा है? सभा, हरा, गहरा, पतला? सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा होगी। गहरा, पतला और हरा ये तीनों शब्द जो थे यहाँ पर ये विशेषण थे, एडजेक्टिव थे, ध्यान रखेंगे इस बात का। पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु कैसा शब्द होगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सही होगा डी। कैसी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी पशु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा बताना है। नेत्र, जवाब, चोट या निशाना? तो अचूक निशाना होता है बेटा। अचूक क्या होता है? निशाना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होता है बपौती। बाप से क्या बनता है? बपौती। और बपौती संज्ञा कैसी होगी? ध्यान रखेंगे तो भाववाचक संज्ञा बताना है। कैसी संज्ञा है? यहाँ भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से संज्ञा शब्द है नीला, मोटा, गंगा और पुराना। गंगा एक नदी का नाम है, इसलिए ध्यान रखिएगा गंगा संज्ञा होगी। और कैसी संज्ञा होगी? तो गंगा में संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक, जो कि एक नदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि जिस संज्ञाओं, यहाँ पर होना चाहिए जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा? स्वतंत्रता शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा का रूप कौन सा होगा? ऑप्शन है रसीला, वकील या राम या कामायनी। तो ध्यान रखेंगे प्रोफेशन जितने होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चाहे वकील हो या शिक्षक हो या अभियंता हो या डॉक्टर हो, सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, सखी, सखियां, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें। इसमें गलत कौन सा ये बताना था? तो इसमें लता का जो बहुवचन होता वो लताएं नहीं होता, होता तो लताएं ही है, लेकिन लताएं में अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि इस पर केवल बिंदु का प्रयोग होगा। अर्थात लताएं कैसे लिखेंगे? लताएं। यहाँ पर केवल अर्धचंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग होना चाहिए था।
सखी का सखियाँ सही है, घोड़े का घोड़े होता है और किताब का किताबें होता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, से के द्वारा कारक का उपसर्ग क्या होगा। से या के द्वारा किस कारक का उपसर्ग ये बताना है। ये हमेशा कर्ण कारक के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 76 है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक होगा। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक होगा। मुझसे आया था, तो जहाँ पर से आता है वो या तो कर्ण होता है और या तो अपादान होता है। अब जो कि मुझसे अलग रहता है, तो यहाँ अलग होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कारक हो जाएगा अपादान। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 अभी 77 देखते हैं पहले। हाँ, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, जरा एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 77 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। कष्ट, सेना, क्षमा या आशा, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। जैसे क्षमा, सेना और आशा ये सभी स्त्रीलिंग हैं, लेकिन जो कष्ट शब्द है ये पुल्लिंग होगा, क्योंकि जैसे आप वाक्य प्रयोग करोगे तो हमें बड़ा कष्ट हुआ, तो कष्ट होता है न कि होती है, तो इसलिए कष्ट क्या होगा, यहाँ पुल्लिंग होगा। चलिए क्षमा, सेना और आशा, सेना आई है, आशा की गई है ना। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग होगा। आभार, माया, दया या भाषा। दया की गई, माया प्राप्त हुई, भाषा आती है और आभार व्यक्त किया गया, तो आभार शब्द पुल्लिंग होगा। वाक्य प्रयोग करेंगे, लिंग अपने आप स्वतः क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 79 नंबर। लिखा कि पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा होगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग वाचक है बताना है। पायल, तलवार, कैमरा या प्लेट। प्लेट टूट गई, तलवार तेजी से चली, पायल टूट गई और कैमरा टूट गया होता है, तो कैमरा क्या होगा बेटा, पुल्लिंग शब्द होगा। पायल, तलवार और प्लेट ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग थे। क्वेश्चन नंबर 80 है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा। ग्रह, पत्ता, सभा या चंदन, तो इन शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा। ध्यान रखेंगे, गृह, पत्ता, सभा और चंदन, इनमें से स्त्रीलिंग बताना है, तो सभा शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। गृह, पत्ता और चंदन क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। रूप, विवाद, सार और आय। आय की गई है, तो आय क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। बाकी रूप, विवाद और सार कैसे शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ जाते हैं। माँ का लड़का कहाँ गया। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का, अब ध्यान रखिए यहाँ पर क्या आया है, का विभक्ति आई है, तो का किसके लिए आता है, हमेशा संबंध के लिए आता है, तो यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्या लिखा है 83 में कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। आहार, चाहत, रंगत, मेहनत। जैसे चाहत हुई, मेहनत की गई, रंगत दिखी, लेकिन आहार किया जाता है, आहार पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, और चूँकि पूछा भी गया था पुल्लिंग शब्द यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। वाक्य में जिस शब्द के क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, उसे संबंध कारक कहा जाएगा। अगर संबंध का बोध होगा तो संबंध कारक कहा जाएगा। अगला शब्द प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि भील का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। भील का स्त्रीलिंग होता है भीलनी, ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई,
क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इनमें कर्ता क्या है? चिट्ठियाँ, चूँकि भेजी क्या जा रही बेटा? चिट्ठियाँ, तो कर्ता पूछा जा रहा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चिट्ठियाँ। क्वेश्चन नंबर 87 है कि स्त्रीलिंग शब्द है सनक, सलाद, सारस या सलाम, इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है ये बताना है आपको। सनक शब्द जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। सनक शब्द हो गए, सनक सवार हो गई या सनक सवार हुई, तो हुई मतलब स्त्रीलिंग हो गया। सलाद कट गया, सलाम किया गया। सारस बुढ़ा हो गया, तो सारस, सलाद और सलाम पुल्लिंग थे, जबकि सनक क्या है? स्त्रीलिंग। सबसे सटीक तरीका है स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने का, आप वाक्य प्रयोग करिए और वो भी शुद्ध वाक्य प्रयोग करें। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तिल, छाछ, टेसरू या काढ़ा, इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग क्या है। छाछ पी गई ना कि पिया गया, तो छाछ कैसा शब्द होगा? ध्यान रखेंगे ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, बाकी जो शब्द दिए गए हैं इसमें कौन कौन से हैं? तिल, टेसू और काढ़ा, ये सही पुल्लिंग शब्द थे। क्वेश्चन नंबर 89 है कि स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन है हमला, हरकत, हुवाला या हुलास, इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो ध्यान रखें, हरकत हुई, तो हरकत हुई कैसा शब्द हो जाएगा? हरकत स्त्रीलिंग हो जाएगा। हमला किया गया, हवाला दिया गया। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। विमा को पुस्तक दे दो, विमा को पुस्तक दे दो, इसमें कर्म भी आया है, ध्यान दीजिएगा। मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, इसमें कर्म आया है। शाम को मत आना, इसमें बताना है कि कौन सा केवल कर्ता कारक वाला वाक्य है, ये बताना है आपको। तो मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ था, बाकी सभी में कर्म का प्रयोग हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? चिड़िया, घोड़ी, प्राण और लड़का। तो प्राण शब्द हमेशा बहुवचन होता है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है 92, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधवाचक कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है, राम खाना खाता है और राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राधा का कुत्ता आया है और का शब्द जो है ना, ये हमेशा संबंध बोधक विभक्ति के लिए आता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। वधू, लेखिका, धावक या नायिका, कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग होगा? तो धावक, धावक शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा, ध्यान रखेंगे। बाकी वधू, लेखिका और नायिका तीनों शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है कि आचार्य शब्द था, आचार्य का पुल्लिंग शब्द, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? आचार्य होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंपल प्रश्न था। तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी होगा, कोई ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कहार, योगिनी, मालिक या पाठक। स्त्रीलिंग बताना है। योगी का स्त्रीलिंग होता है योगिनी, क्या होता है? योगिनी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग होगा? कव्वाली शब्द, कव्वाली की गई या कव्वाली गाई गई या कव्वाली का आयोजन किया गया, तो जो कव्वाली शब्द होता है वो सदैव स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 है, लिखा कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होगा? उसमें सदैव स्त्रीलिंग होगा। अगर स्त्रीत्व का बोध हो रहा है तो उसमें स्त्रीलिंग होगा, और अगर पुरुषत्व का बोध हो रहा है तो उसमें पुल्लिंग हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 99 है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों। अब देखिए आकारांत शब्द फिर आ गया, तो आकारांत का मतलब जिसके अंत में छोटा आ होगा वो आकारांत हो जाएगा। पूछा गया कि अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अंत में स्वर के बदले ओ कर देते हैं, अंत स्वर के साथ आए लगा देते हैं, अंत स्वर के बाद ए कर देते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं कि आकारांत का स्त्रीलिंग कैसे बहुवचन बन जाता है। तो ए प्रत्यय लगा देते हैं। तो अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कोई आप लीजिए जो आकारांत हो और स्त्रीलिंग हो, तो उसमें आप अगर ए लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए, तो कैसा शब्द हो जाएगा, वो बहुवचन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा, 100वां प्रश्न, 100 नंबर। लिखा है कि उर्दू, क्वेश्चन क्या है कि उर्दू शब्द सौदा, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत पर गर लगा देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार से आज की क्लास के टोटल 100 प्रश्न कंप्लीट हुए और यह वीडियो लगभग 1 घंटे तक पहुंच चुका है। समय का अभाव होते हुए चूँकि पुलिस की परीक्षा 18 फरवरी को संभावित है, इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि अब डेली 100 प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। अगर आप लोगों के लिए यह व्याख्या और यह प्रश्नोत्तरी कुछ हद तक लाभप्रद होती है तो आप अपने सभी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करें और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिया करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।